सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं यूपी पुलिस का टॉप 50 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि ये आपका टॉप 50 है। तो प्लीज इसे आप जरूर सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। एंड गाइस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां भी आपको कंफ्यूजन है, जो भी चीज है, आप प्लीज उसको नोट जरूर कर लीजिएगा और उसे रिवीजन करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट गाइस। मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ कि प्लीज आप नोट जरूर बनाया करिए, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, इसे बिना देर के स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 यूपी पुलिस टॉप 50 जीके जीएस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शतरंज में मोहरों की संख्या डैश होती है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि शतरंज में मोहरों की संख्या जो है वो कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 13। तो जो लोग भी चेस खेलते होंगे उन्हें पता होगा कि मोहरों की संख्या कौन सी है और कौन कौन से इसमें ये होते हैं, उनको पता होगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दो कि मोहरों की संख्या जो होती है वो 16 होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 16 कैसे कैसे होती है उसे देखते हैं। तो जो शतरंज की मोहरें होती है वो शतरंज की बिसात पे चलती है, ये आपको पता होगा। शतरंज की मोहरें जो होती है वो टोटल 6 प्रकार की होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 6 प्रकार की जो है वो शतरंज की मोहर होती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसका कौन कौन से इसके प्रकार है ये देखते हैं। जिसमें 8 प्यादे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि 8 जो होते हैं वो प्यादे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें, दो बिशप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 बिशप होते हैं। 8 प्यादे होते हैं, 2 बिशप होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 2 नाइट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 नाइट होते हैं। उसके बाद 2 हाथी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 हाथी होते हैं। और एक राजा और एक रानी। ठीक है, तो एक राजा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक राजा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक राजा है और दूसरा एक रानी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टोटल गिनेंगे तो आपको देखना होगा कि 16 होता है कि नहीं। तो अगर हम टोटल इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला है 8 प्यादे होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 बिपास होते हैं तो 8 2 10। उसके बाद 2 नाइट होते हैं तो 12, 2 हाथी होते हैं तो 14, और एक राजा होते हैं 15, और एक रानी होती है 16। यानी कि टोटल जो है वो 16 होते हैं। ये आपको मोरों की संख्या, जिसमें ये 6 प्रकार के होते हैं। अगर देखें तो 8 प्यादे एक प्रकार के, 2 बिपास 2, 2 नाइट 3, 2 हाथी 4, एक राजा 5 और एक रानी 6। तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से चेस में आपको याद रखना है कि 8 प्यादे, 2 बिशप, 2 नाइट, 2 हाथी, एक राजा और एक रानी चेस में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें मोरों की संख्या 16 होती है और ये बिशप पे चलती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बिसात पे चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ओलंपिक खेलों का जो है वो आदर्श वाक्य जो है वो कौन सा है। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले इस ओलंपिक को देखते हैं। तो ओलंपिक खेल में जो है, जो इसका लोगो होता है, इसमें टोटल जो है वो 5 रिंग होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है टोटल 5 रिंग होते हैं, जो अलग अलग कलर के होते हैं और अलग अलग देश को दर्शाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 5 रिंग होते हैं। अगर बात करें इसमें कौन कौन से हैं, तो एक है लाल, हरा, काला, पीला और ब्लू। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पीला के बारे में, तो पीला किसको दर्शाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पीला जो दर्शाता है वो एशिया को दर्शाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पीला जो है वो एशिया का है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीला जो है वो एशिया का है। तो मैं यहाँ पे पीला से कर दी हूँ ताकि आपको पता हो ये एशिया का है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि पीला जो है वो एशिया का है। उसके बाद अगर बात करते हैं आप काला की, ठीक है, तो काला को मैं काला से दर्शाती हूँ ताकि आपको पता हो। उसके बाद अगर बात करें काला की, तो काला जो है वो कहाँ का है, काला जो है वो अफ्रीका का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काला जो है वो अफ्रीका का है। पीला जो है वो एशिया का है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नीला का। ठीक है, तो नीला को नीला से दर्शाते हैं ताकि आपको पता हो। तो नीला जो है वो यूरोप का है। ठीक है, तो नीला जो है वो यूरोप का है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर बात करें लाल की, लाल जो है वो अमेरिका का है। तो मैं यहाँ पे रेड से कर देती हूँ ताकि आपको पता हो। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो याद रखिएगा कि रेड जो है वो अमेरिका का है। और जो ग्रीन की बात
और ग्रीन जो है वो ओशनिया का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें जो है ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन ए खेल के लिए, दुनिया के लिए, ऑप्शन बी तेज, ऊंचा, मजबूत, या ऑप्शन सी महान खेल, महान भावना, या ऑप्शन डी निष्पक्ष खेल, मैत्री युद्ध। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तेज, ऊंचा और मजबूत, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यही है, तेज, मजबूत और ऊंचा। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको नोट जरूर करिएगा। तेज, ऊंचा और मजबूत जो है वो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है, ये आपको पता है, और कौन सा रिंग किसको दर्शाता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो स्थित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी सिंधु नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर, या ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कृष्णा नदी पर जो है वो नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि ये किस राज्य में, तो आपको ये भी याद रखना है कि तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में जो है ये है, ये तो इसका राज्य भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि राज्य भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो तेलंगाना राज्य आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम जो है वो क्या है, ठीक है। तो अभी जो 25 जुलाई को है इसका नाम चेंज हुआ है, 25 जुलाई 2024 को। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हाल में ही ये चेंज हुआ है, 25 जुलाई को ये चेंज हुआ है, और कब, 2024 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 25 जुलाई 2024 में जो ये चेंज हुआ है। तो इसका नाम रख के क्या रखा है, तो बेसिकली ये जो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है, यहाँ पे जो कोई भी पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार या समारोह जो होता है, ये राष्ट्रपति भवन में होता है, ठीक है। तो ये एक का तो नाम है, इसमें दो भवन है, आपको याद रखना है। इसमें जो आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें टोटल दो भवन है, एक का नाम तो अशोक मंडप है, दूसरा का नाम जो है चेंज कर दिया गया, तो दूसरा का नाम क्या रखा है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ मंडप, ऑप्शन बी अशोक मंडप, ऑप्शन सी रिपब्लिक हॉल, या ऑप्शन डी गणतंत्र मंडप। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गणतंत्र मंडप जो है इसका नाम रखा है इस दरबार हॉल का। तो एक है आपका अशोक मंडल और दूसरा है आपका गणतंत्र मंडल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दक्षिण में छोटा अंडमान डैश द्वारा निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है, ठीक है। तो ये जो है छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है, वो किस डिग्री चैनल के द्वारा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 डिग्री चैनल के द्वारा, ऑप्शन डी 8 डिग्री चैनल के द्वारा, या ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल के द्वारा, या ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल के द्वारा। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है वो दक्षिण अंडमान में छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो अलग होता है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना का बहुत कम रहता है उसका भी है, लेकिन बहुत कम रहता है। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो लक्ष्य वृद्धि दर थी वो क्या थी, यहाँ पे लक्ष्य वृद्धि दर बोल रहा है, तो मतलब कि ये क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4.5%, ऑप्शन बी 6.7%, या ऑप्शन सी 5.4%, या ऑप्शन डी 2.8%। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कितना था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 1956 से लेकर 1961 था। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 था, और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 1951 से लेकर 1955 था। ये आपको ध्यान रखना, और ये 1956 से लेकर 1961 था, ठीक है। अगर लक्ष्य वृद्धि दर की बात करें तो गाइज इसमें रखा गया था 4.5%। अगर आपसे पूछे कि 4.5% तो लक्ष्य वृद्धि दर थी, लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो एग्जैक्टली प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था, तो ये भी डेटा आपको याद रखना होगा। जो एग्जैक्टली प्राप्त हुआ था वो हुआ था 4.27% जो है वो
प्राप्त हुआ था। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि जिसका लक्ष्य रखा गया था 4.5% और अच्छा खासा इसमें जो है जीडीपी रहा था, तो 4.27 जो है अर्थव्यवस्था की लक्ष्य वृद्धि दर जो प्राप्त थी 1956 से 1961 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास का अच्छा संकेत किसे माना गया, तो ऑप्शन ए है आपके ऋण में स्थिर वृद्धि, ऑप्शन बी जीडीपी में स्थिर वृद्धि, या ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्थिर वृद्धि, या ऑप्शन डी जनसंख्या में स्थिर वृद्धि। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर्थिक विकास का अच्छा संकेत जो है वो जीडीपी में स्थिर वृद्धि जो है वो बहुत अच्छा संकेत माना गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जीडीपी में स्थिर वृद्धि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वो आयोजित किया गया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है वो किस वर्ष आयोजित किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930 में यानी कि 1930 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1922 में, या ऑप्शन डी 1920 में। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1930 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 1930 में जो है वो स्टार्ट हुआ था, और 1930 में कनाडा के शहर में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा में जो है, कनाडा के शहर में भी ये भी याद रखिए कि कनाडा का शहर जो है हैमिल्टन, यहाँ जो है वो स्टार्ट हुआ था पहला राष्ट्रमंडल खेल, तो ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा के हैमिल्टन में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। कनाडा भी पूछ सकता है या कनाडा के किस शहर में, ये भी पूछ सकता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कनाडा के हैमिल्टन में जो है वो स्टार्ट हुआ था 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल, जिसमें क्या है कि 11 देशों के 400 खिलाड़ी जो है वो भाग लिए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 11 देशों के टोटल 400 खिलाड़ी जो है इसमें भाग लिए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 11 देशों के 400 खिलाड़ी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 11 देशों के 400 खिलाड़ी। और कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में ये हुआ था, ये पहला राष्ट्रमंडल खेल। तो इसमें 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला 3 पॉइंट कि 1930 में हुआ था पहला राष्ट्रमंडल खेल, दूसरा कनाडा में हुआ था और कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल 11 देशों ने भाग लिया था, और टोटल 11 देशों के 400 खिलाड़ी जो इस पहले राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में सितार वादक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछता है कि सितार वादक के रूप में, शहनाई के वादक में, बांसुरी वादक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें मैं बताऊंगी सबके बारे में। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी उस्ताद बिस्मिल खां, ऑप्शन सी हरिप्रसाद चौरसिया, या ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध है वो पंडित रविशंकर प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें उस्ताद बिस्मिल खां, तो ये किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये शहनाई वादक के रूप में जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि शहनाई वादक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो उस्ताद बिस्मिल खां जो है वो शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर बात करें जाकिर हुसैन की, तो जाकिर हुसैन जो है वो किस वादक के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तबला के वादक के रूप में जो है वो कौन प्रसिद्ध है, तो तबला वादक के रूप में जो है वो जाकिर हुसैन प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तबला वादक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, जाकिर हुसैन। उसके बाद ऑप्शन सी जो हमारा कह रहा था हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये किस वादक के रूप में, तो बांसुरी वादक के रूप में जो प्रसिद्ध है वो हरिप्रसाद चौरसिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे ही आपके एग्जाम में, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, सिर्फ यूपी पुलिस नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक के रूप में प्रसिद्ध है, उस्ताद बिस्मिल खां जो है वो शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी वादक के रूप में प्रसिद्ध है, और पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ये जो है वो सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि कर्नाटक संगीत किस राज्य तक ही सीमित है, यानी कि किस किस राज्य तक ही सीमित है कर्नाटक संगीत। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक संगीत जो है वो किस किस राज्य तक सीमित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तक। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। ऑप्शन सी कह रहा है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये ऑप्शन डी आपसे कह रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक संगीत जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में प्रसिद्ध है, ये तक ही सीमित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बताइए कि लिंगराज मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ओडिशा में जो है वो लिंगराज मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे ओडिशा के कहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा के भुवनेश्वर जिले में जो है ये आपका ये मंदिर स्थित है, और ये प्राचीन मंदिर में से एक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भुवनेश्वर जिला में जो है, उड़ीसा के भुवनेश्वर जिला में ये आपका लिंगराज मंदिर है। अब अगर पूछे कि ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो ये शिव को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर है ये शिव को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये कलिंग वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है लिंगराज मंदिर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये शिव को समर्पित है, ये भुवनेश्वर जिला में स्थित है, और ये भुवनेश्वर का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर है, और ये कलिंग वास्तुकला में उदाहरणों में से एक माना जाता है ये लिंगराज मंदिर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कर्नाटक संगीत का जनक जो है वो किसे माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है पुरंदर दास को, ऑप्शन बी गोपाल को, ऑप्शन सी नारायण तीर्थ को या ऑप्शन डी कृष्ण भारती को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है वो पुरंदर दास को माना जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक समय तक कौन से मुख्यमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और कौन से कम है, ये मैं ये दोनों को बताऊंगी। तो आपके ऑप्शन ए कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी कह रहा है कि हेमवती नंदन या ऑप्शन डी कह रहा है कि त्रिभुवन नारायण सिंह। तो सबसे अधिक अवधि पर जिस जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत जो है वो मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक थे। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कम अवधि के लिए सिर्फ थे त्रिभुवन नारायण सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रश्न को ध्यान रखना है कि सबसे कम समय तक कौन थे और सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन थे उत्तर प्रदेश के, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि भारत के नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को जो है वो सम्मानित किया गया भारत के नागरिक पुरस्कार। आप क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, सीधा आपको नहीं मानना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारत के नागरिक पुरस्कार को से जो है भारत के नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से जो है उत्तर प्रदेश में से निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक राज्य दे दिया गया है कि भारत के नागरिक पुरस्कार यानी कि उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है किशन महाराज, ऑप्शन बी विद्या निवास मिश्रा, ऑप्शन सी श्री रविशंकर या ऑप्शन डी उस्ताद बिस्मिल खां। तभी मैंने बोला था कि उस्ताद बिस्मिल खां जो थे वो शहनाई वादक में जो थे वो प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि भारत के नागरिक यानी कि उत्तर प्रदेश के भारत रत्न से सम्मानित किए गए कौन से व्यक्ति हैं, तो यही उस्ताद बिस्मिल खां। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा नगर व्यवसाय है जो शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी कौशाम्बी या ऑप्शन डी सभी। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र प्रयाग भी है, मथुरा भी है और कौशाम्बी भी है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हरिप्रिया नबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। ठीक है, तो हरिप्रिया नबूदरी जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है। तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे नया नृत्य जो है वो हमारा सत्रिया है और सबसे पुराना नृत्य जो है वो हमारा भरतनाट्यम है। सत्रिया जो कि असम का है और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप बात करते हैं यहाँ पे जो है टोटल 8 आपको दिया हुआ है, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, जिसमें 4 और है मणिपुरी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, सत्रिया। तो ये सब जो है ये टोटल 8 नृत्य जो है वो 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ रहा है कि हरिप्रिया नबूदरी जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथकली या ऑप्शन डी ओडिसी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी नृत्य से जो संबंधित है हरिप्रिया नबूदरी जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य का जो है कुचिपुड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें भरतनाट्यम का, तो भरतनाट्यम के बारे में मैं आपको बता ही दी हूँ कि ये सबसे पुराना नृत्य है और ये 2000 वर्ष पुराना है, जो कि हमारा ये तमिलनाडु में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम से तो एक नाम इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रुक्मणी देवी जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अगर आपसे पूछेगी किस नृत्य से संबंधित है तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है और बहुत टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प का आधार किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। यानी कि 1956 में जो औद्योगिक नीति का संकल्प रखा गया था वो किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 4थी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना में या ऑप्शन डी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो जब भी औद्योगिक नीति की बात आए तो आपको याद रखना है कि औद्योगिक नीति का जो संकल्प लिया गया था और उसे कब रखा गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में या ऑप्शन डी ओडिसी में। सो गाइस सबसे पहले भूटिया नृत्य की बात करें तो भूटिया नृत्य जो है वो भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भूटिया नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो भूटिया नृत्य जो है वो भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे कि ये किस राज्य में होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है सिक्किम राज्य में होता है भूटिया नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी,
ऑप्शन सी तापी नदी या ऑप्शन डी माही नदी। सो गाइस आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी, तापी नदी और माही नदी, ये तीनों जो नदी है, ये तीनों नदी जो है ये कहाँ गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के मैदान में बाढ़ के कारण नई जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। ठीक है, तो गंगा के मैदान में जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे है ना जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। तो नई जलोढ़ मिट्टी बनती है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खादर मिट्टी, ऑप्शन बी रेगूर मिट्टी, ऑप्शन सी बांगर मिट्टी या ऑप्शन डी कछार मिट्टी। सो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जब नई मिट्टी बनती है तो उसे खादर कहते हैं, और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि यहाँ पे पानी जो है लग जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे भांगर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो भांगर के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू उत्सव जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी झारखंड में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोनालू उत्सव जो है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ जो है वो भूमि साझा नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ कोई भी भूमि साझा नहीं करता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी नेपाल। तो गाइस आपको पता होगा कि जैसे नेपाल, म्यांमार और भूटान ये तीनों जो है वो पड़ोसी देश जो है ये इसके साथ साझा करते हैं। जो मालदीव है वो साझा नहीं करते, तो आपके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मालदीव जो है वो पड़ोसी देश जो भारत का है, ये किसी भी भूमि भारत के साथ कोई भी भूमि साझा नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर या ऑप्शन डी हमीरपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं वो ललितपुर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश में जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ललितपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में निकलती है। ठीक है, तो राजस्थान से निकलने वाली कौन सी नदी है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन सी डी बनास। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में निकलती जो नदी है वो बनास नदी निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये राजस्थान से निकलती है, यानी कि कुम्भलगढ़ के पास जो है अरावली पर्वतमाला की खमनखोर पहाड़ियों से निकलती है ये नदी, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला के खमनोर पहाड़ी से जो है ये नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है कि खमनोर पहाड़ी से। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ी से ये नदी निकलती है, बनास नदी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि वायुदाब के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है यानी कि उच्च दाब बादल वाले आसमान और गीले मौसम से जुड़ा हुआ है, यानी कि उच्च दाब वाले वाले आसमान है और जो गीले मौसम से जुड़ा हुआ है वायुदाब। या ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि निम्न दाब साफ और धूप वाले आसमान से जुड़ा है। या ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि हवा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर जाती है।
या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है और उसकी ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हवा जो है वो हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों में से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। वायुदाब के संबंध में जो है ये 3 कथन जो है ये रॉन्ग है, यानी कि उच्च दाब वाले बादल और आसमान गीले मौसम से जुड़ा है, निम्न दाब साफ और धूप वाले आसमान से जुड़ा है, या समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम और ऊंचाई के साथ बढ़ता है। बहुत लोगों को ऑप्शन डी करेक्ट लगता है, जो कि ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर है हवा हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों में से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी अशोक। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि जिस शासक का स्तंभ लेख मिला है वो अशोक का मिला है। ये आपको पता होना चाहिए, ये मौर्य साम्राज्य के जो है सम्राट थे। ये आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे, राजवंश के सम्राट थे, वो अशोक थे। और इनका जो अशोक का जन्म हुआ था वो 304 ईसा पूर्व हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक का जन्म कब हुआ था, तो 304 ईसा पूर्व। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना है। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो पाटलिपुत्र है, जो अभी पटना है, वहां इनका जन्म हुआ था 304 ईस्वी में। और अगर पूछे कि इन्होंने कब से लेकर कब तक मौर्य वंश पे शासन किया, 268 से 232 ईसा पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका शासन था 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व, इन्होंने मौर्य वंश पे शासन किया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि भारत, पाकिस्तान और चीन तक जो फैली है वो कौन सी जो है पर्वतमाला है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है सतपुरा, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी या ऑप्शन डी काराकोरम। तो भारत, पाकिस्तान और चीन, ये तीनों तक जो फैली हुई है ये काराकोरम है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत का जो है 80% भाग जो है वो कहाँ है, राजस्थान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका 80% भाग जो है ये कहाँ है आपका, तो ये आपका है राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और सबसे प्राचीन पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपके ऑप्शन ए नारायणी, ऑप्शन बी कर्णाली, ऑप्शन सी महाकाली या ऑप्शन डी राप्ती। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो कर्णाली नदी है, जिसे घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि घाघरा नदी के नाम से ही कर्णाली नदी को जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। और यह जो नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ये भी आपको ध्यान रखना, और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। सो गाइस राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि राज्यसभा के जो सदस्य नहीं होते हैं, अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्य कौन नहीं है, तो आपके ऑप्शन दे दे और बोले कि इसमें से कौन राज्यसभा के सदस्य है, तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति जो है वो तो राज्यसभा से ही जुड़े हुए हैं, तो ये जो उनके सदस्य होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं होते, वो सभापति होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ध्वनि जो है वो सबसे ज्यादा किस में तीव्र हो जाती है, तो जो इस्पात होता है, इस जो ठोस चीज होती है ना, इसमें ध्वनि जो है वो सबसे ज्यादा तीव्र हो जाती है। ठीक है, ये आपको ये एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि ठोस चीजों में जो है वो ध्वनि जो है ना वो तीव्र हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ध्वनि है वो किस चीज में सबसे ज्यादा तीव्र हो जाती है, तो ठोस चीज में जो है ये तीव्र हो जाती है। ये आपको
आपको ध्यान रखना है, यानी कि ठोस चीजों में जो है वो ध्वनि तेज हो जाती है। लेकिन आपसे यहाँ पे मापक इकाई के बारे में पूछ रहा है, तो इसका क्या है? तो आपके ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी डेसिबल या ऑप्शन डी फ़ारेनहाइट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी आम या ऑप्शन डी बांस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो अशोक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मार्शल आर्ट टांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी ओडिसी या ऑप्शन डी मणिपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मार्शल आर्ट टांगला जो है वो मणिपुर से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। यानी कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आपके ऑप्शन ए पखावज, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी वीणा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस औरंगजेब थे जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था। तो जिंदा पीर के नाम से जो है वो औरंगजेब को जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। और इन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीणा वाद्य यंत्र जो है वो बजाते थे औरंगजेब, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप बताइए कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी बिहार। तो गाइस याद रखिएगा बिहार और झारखंड यहाँ पे दोनों ऑप्शन रख लीजिएगा। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है वो बिहार और झारखंड दोनों में पड़ता है, तो दोनों में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुई और ये कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1976 यानी कि 1976 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 259 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो कौन है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर बांध जो कि बोल रहे हैं आपको चंबल नदी पर है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि टिहरी बांध जो कि आपकी यमुना नदी पर है। ऑप्शन सी आपके कह रहा है कि निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पे है। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर है। तो अगर देखिए इसमें कौन सा करेक्ट है, तो आपको बता दें कि निजाम सागर बांध जो है वो मंजीरा नदी पर है, ये भी करेक्ट आंसर है। कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर है, ये भी करेक्ट है। और राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर है ये भी स्थित है। बट टिहरी बांध जो है वो हमारा यमुना नदी पर नहीं है, ये भागीरथी नदी पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी नदी पर जो है वो हमारा टिहरी बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भागीरथी नदी पर हमारा कौन सा बांध है? टिहरी बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि टिहरी बांध जो है वो किस राज्य में है। तो ये आपको ये याद रखना है कि ये उत्तराखंड राज्य में जो है ये हमारा टिहरी बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कोयना नदी पर, कोयना बांध जो है वो हमारा कहाँ है? तो कोयना बांध जो है वो हमारा महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर बात करें निजाम सागर बांध जो कि हमारा तेलंगाना में है, जो मंजीरा नदी पर है, तो ये आपका तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका तेलंगाना में। ठीक है, ये आपका तेलंगाना। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा किस नदी पर है। तो महाराष्ट्र में आपका है कोयना बांध, तेलंगाना में आपका निजाम सागर बांध, टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है जो कि उत्तराखंड में है।
और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपका कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 में, ऑप्शन बी 1 परत में, ऑप्शन सी 4 परत में, या ऑप्शन डी 5 परत में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा वायुमंडल जो है वो टोटल 5 परतों में बटा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये 5 मंडल कौन कौन सा है, इसे हम देखते हैं। तो आप बात करेंगे 5 मंडल में, सबसे पहले है हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद है हमारा समताप मंडल, उसके बाद है हमारा मध्य मंडल, उसके बाद है हमारा ताप मंडल, और उसके बाद है हमारा ब्रह मंडल। ठीक है, तो ये 5 मंडल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और ब्रह मंडल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि क्षोभ मंडल में, तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। बारिश होना, आंधी आना, जितनी भी चीज मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होगी वो हमारा क्षोभ मंडल में होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर मौसम से रिलेटेड कुछ भी पूछे और नीचे में आपको क्षोभ मंडल है, तो आप समझ जाइएगा कि मौसम से संबंधित जो भी घटना है वो क्षोभ मंडल में होगी। अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल में जो है कि समान ताप होता है, जिसमें कि वायुयान वगैरह जो चलता है, समान ताप के कारण जो है वायुयान वगैरह जो है ये हमारा समताप मंडल में चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूर संचार वगैरह जो है वो हमारा ताप मंडल में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है मध्य मंडल में। अगर आपको बात करें कि जो हमारा जो है ये वो जो क्षोभ मंडल की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी होती है, तो 13 मीटर जो है इसकी औसतन ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथकली, या ऑप्शन डी ओडिसी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जयपुर घराने का, लखनऊ घराने का, ये सब जो प्रसिद्ध नृत्य है ये कथक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ जयपुर घराने का नहीं, आपसे लखनऊ घराने का भी पूछे तो कथक ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है लखनऊ घराने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लखनऊ घराने। लखनऊ घराने का भी प्रसिद्ध नृत्य जो है वो हमारा कथक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक नहीं है। ठीक है, तो समय जो है वो कौन सा मात्रक नहीं है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी अधिवर्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समय जो मात्रक नहीं है वो प्रकाश वर्ष का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरफ है ये गंगा नदी, दूसरी तरफ है यमुना नदी, और इसका जो संगम होता है यानी कि दोनों जो आपस में मिलते हैं वो किस उत्तर प्रदेश के किस नगर में मिलते हैं, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, या ऑप्शन डी लखनऊ। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इलाहाबाद में जो है वो गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से येन जो है वो किस देश की मुद्रा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि येन जो है वो किस देश की मुद्रा है। अगर आप फिगर में गौर से देखेंगे तो ये इस मुद्रा का जो नाम है वो येन है, और इसी मुद्रा के बारे में पूछ रहा है कि आपसे कि ये किस देश की मुद्रा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी भारत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जापान की जो मुद्रा है उसी का नाम येन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टांका है, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो टांका है, ये आपको ध्यान रखना है। और भूटान की इसका है नगुल टरम जो है इसका मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है वो किस स्थान पर है। तो आपके ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी कानपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है वो मथुरा में है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इनमें से किस दरेश के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1A है जो लेह को कश्मीर से जोड़ता है, ये कौन सा दर्रा है। अगर आप देखेंगे तो इस साइड भी पहाड़ है और इस साइड भी पहाड़ है, बीच में जो ये रास्ता है ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस दर्रा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन सी खैबर दर्रा या ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है वो जो जिला दर्रा जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से ढकी है, क्यों। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो पश्चिमी ढलानें हैं और जो पूर्वी ढलानें हैं, इन दोनों की तुलना में जो है पश्चिमी घाट की है। ठीक है, और ये पश्चिमी ढलानें और पूर्वी ढलानों की तुलना में जो है घने जंगलों से ढकी हुई है। तो ज्यादा घने जंगल है, वो किस वजह से ज्यादा घने जंगल है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो ज्यादा घने जंगल जो है वो किस वजह से है। तो आपको पता होगा कि जब भी ज्यादा घने जंगल होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कम प्रकाश पड़ता है, ऑप्शन बी अधिक वर्षा होती है, ऑप्शन सी अधिक प्रकाश पड़ता है या ऑप्शन डी कम वर्षा होती है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अधिक वर्षा के कारण जो है वो पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल ज्यादा है। तो ज्यादा आपके जो है वो पश्चिमी ढलाने में ज्यादा घने जंगल है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते ही है कि किधर जो है ज्यादा घने जंगल है। तो आपसे पूछेगा कि पश्चिमी ढलाने की तरफ ज्यादा जंगल जो है वो क्यों है। तो आपको याद रखना अधिक वर्षा होती है, इस वजह से वहां जो है अधिक जंगल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान क्या है। ठीक है, तो तीर्थ स्थान क्या है। तो ऑप्शन है श्रावस्ती, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कौशाम्बी या ऑप्शन डी कुशीनगर। और गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये आपको पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा वो मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको जैन धर्म के बारे में बता दूं। जैन धर्म में जो थे वो 24वें तीर्थकर थे, ये आपको पता होना चाहिए कि 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थकर थे, ये आपको पता होना चाहिए। और जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राज्य भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौशाम्बी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो तीर्थ स्थल दोनों का कौशाम्बी था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 रंगों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन बी 7 रंगों से मिलकर बना होता है, या ऑप्शन सी 6 रंगों से मिलकर बना होता है, या ऑप्शन डी 8 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपको बता दें गाइस कि श्वेत प्रकाश जो है वो टोटल 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। और कौन कौन से रंग है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऑप्शन इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि श्वेत प्रकाश इनमें से किस रंगों से मिलकर नहीं बना है या किस रंगों से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें से कोई एक का चयन करे। तो आपको ये रंग जो है ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं वो 7 रंग जो है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहला रंग आपको याद रखना है बैगनी। बैगनी जो है सबसे पहला रंग आपको ये याद रखना है कि बैगनी होगा। दूसरा अगर बात करें तो जामुनी, दूसरा है आपका जामुनी रंग। तीसरा अगर हम बात करें कि तीसरा कौन सा रंग है, तीसरा आपका है नीला रंग। पहला आपका बैगनी, दूसरा जामुनी, तीसरा नीला, चौथा है आपका हरा, उसके बाद है पांचवा आपका पीला, छठा है आपका नारंगी,
और सातवां है आपका लास्ट लाल। तो ये जो 7 कलर है ये आपको नोट करना है कि कौन कौन सा श्वेत प्रकाश में जो है, जिसे सूर्य का प्रकाश भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये जो 7 रंगों से मिलकर जो है वो श्वेत श्वेत प्रकाश बना होता है। जैसे कि ये प्रिज्म है और यहाँ से जो निकल रहा है ये टोटल 7 रंग निकल रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा 46 वाला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो उच्च न्यायालय को रीट से संबंधित है? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के रीट से संबंधित जो है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 126, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालयों के रीट से संबंधित है, और अनुच्छेद 32 जो है इसे ही भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा जो कहा है वो अनुच्छेद 32 को कहा है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भाग 3 और मौलिक अधिकार जिसके तहत किसी भी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार हनन होता है सरकार के द्वारा, तो वो अपना जा करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकते हैं और अपनी शिकायत कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 32 के तहत, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि उच्च न्यायालय की जो रीट से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 226 है। उच्च न्यायालय जो है वो टोटल कितने रीट जारी करता है? तो आपको ये याद रखना है कि टोटल 5 प्रकार की रीट जो है वो जारी करता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। टोटल 5 प्रकार की रीट जो है वो कौन कौन सी रीट है ये भी मैं बता दूं। पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहला रीट जो आपका कौन है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 रीट आपको पता होना चाहिए। और कौन सा रीट आपको कौन सा अधिकार दे रहा है, कौन सी चीज है किस रीट में, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो पहला रीट है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा गया है ये आपको मैं बता देती हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया है कि यह रीट किसी भी व्यक्ति को जो है वो अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, जो इसका भी अवैध हिरासत हुआ है उसके कारण इसे जो है वो जारी की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद बात करें परमादेश, दूसरा रीट जो है वो हमारा परमादेश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा कौन सा है? परमादेश। ठीक है, परमादेश में क्या कहा गया है? परमादेश में आपको भी पता होना चाहिए। तो परमादेश में कहा गया, तो यह रीट इसलिए जारी की जाती है कि किसी भी सरकारी अधिकारी या संस्था को जो है वो अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए परमादेश जो है वो जारी की जाती है। आपको ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि परमादेश जो है इसमें से किसके लिए जो है वो जारी की जाती है, और इस टाइप के स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन जो है वो बहुत आते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी सरकारी संस्था को अपना कर्तव्य निभाने या आदेश देने के लिए जो है परमादेश जो है वो जारी की जाती है। तो दूसरा रीट ये हुआ। अब बात करते हैं तीसरा रीट की। तीसरा रीट जो है वो प्रतिषेध है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिषेध। ठीक है, तीसरा रीट जो है वो हमारा प्रतिषेध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रतिषेध में क्या है? यह रीट जो है वो निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है, प्रतिषेध, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें चौथा रीट। चौथा रीट है हमारा उत्प्रेषण, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा रीट हमारा कौन सा है? उत्प्रेषण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या है ये आपको मैं बताती हूँ। यह रीट जो है वो निचली अदालतों के निर्णय की समीक्षा करने और उसके उच्च न्यायालयों में लाने के लिए जो है ये जारी की जाती है, उत्प्रेषण। और चौथा और पांचवा हमारा आखिरी है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो टोटल जो उच्च न्यायालय वो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है हमारा उत्प्रेषण, तीसरा है हमारा परमादेश, उसके बाद बात करें प्रतिषेधन और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में जो है वो क्या कहा गया है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि यह रीट किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए जारी की जाती कि वो किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर जो है वो काबिज है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो टोटल जो उच्च न्यायालय वो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। पहला आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, और यह रीट जारी करती है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। मैं ये भी बता दूं कि कौन से रीट में किस लिए जारी की जाती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो है वो किसी को शक के आधार पर जो उसे बंदी बनाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी ऐसी नीति
कि जिसे व्यापक सिद्धांत कहा जाता है। तो किसने ऐसी नीति तैयार की है जिसे व्यापक सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि हडप नीति। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, या ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने ही व्यापक का सिद्धांत जो है वो किया था, जिसे हड़प नीति के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, या ऑप्शन डी भास्कर। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्यभट्ट, यानी कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को जो है अपना पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष में दाखिल हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो 19 अप्रैल, ये आपको डेट याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को जो है ये लॉन्च हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये पहला उपग्रह लॉन्च हुआ था जो दाखिल हुआ था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था जो लॉन्च होने के 17 साल के बाद, ठीक है, 17 साल के बाद जो है ये पृथ्वी पर वापस आया था। 17 साल बाद जो है वो वापस आया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 17 साल बाद जो वापस आया तो ये कितना तारीख था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो रहा था इसमें 1992 में जो है 11 फरवरी 1992 को जो है ये वापस आया था। तो ये भी डेट आप याद रखिएगा, 11 फरवरी 1992 को ये वापस आया था भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, या ऑप्शन डी वाराणसी। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुशीनगर में जो है वो महात्मा बुद्ध ने महानिर्वाण जो है वो प्राप्त किया था, यानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश के। उसके बाद अगर बात करें महानिर्वाण जो है वो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ठीक है, तो आप बताइए कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी ध्रुवीय उच्च वायु भार, ऑप्शन सी अनियत हवाएं, ऑप्शन डी पृथ्वी का घूर्णन। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ज्वार भाटा उत्पन्न होती है और पृथ्वी लगातार सूर्य की परिक्रमा करती है। और इसी प्रकार जो है वो चंद्रमा जो कि है पृथ्वी का उपग्रह है, तो भारत की लगातार परिक्रमा करता रहता है और इसी कारण जो है वो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सबसे सिंपल पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, आप सूर्य भी आगे लिख लीजिएगा कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे जो है वो कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ। एंड प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन और चाहिए तो मैं जरूर लेकर आऊंगी, और लाइक कर जरूर करिएगा गाइज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।